आज दिन भर की बड़ी खबरों में मोदी मुलायम की रैली के साथ दिल्ली के कानून मंत्री पर कार्रवाई भी रही। इनके अलावा कुछ ऐसी भी खबरें रहीं जिनका सीधा सरोकार जनता से है और कुछ का देश के सम्मान से। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक पंचायत ने महिला के साथ बलात्कार की सजा सुनाई तो एक बार फिर अमेरिका में भारतीय का अपमान हुआ। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के छापे में करोड़पति अधिकारी धरे गए। जनता के जहन में सवाल उठ रहा है, क्या हमारा सिस्टम, हमारी नीतियां, हमारी व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी हैं, इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि हमारी बेटियां पंचायतों का शिकार हो जाती हैं। सरकारी कर्मचारियों की तिजोरी में सिर्फ लोकायुक्त की चाबी ही क्यों लगती है और अमेरिका की धौंस के आगे हम कुछ भी क्यों नहीं कर पाते। आज इन्हीं सब मुद्दों पर जनता जवाब मांग रही है। और हमेशा की तरह हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि हमारे इस कार्यक्रम में अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई राय व्यक्त करना चाहते हैं तो आप ट्विटर के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं। और अब आगे बढ़ें उससे पहले तमाम मेहमानों से अपने दर्शकों का हम परिचय करवा दें जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय करवाते हैं कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय जी से, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और इनके अलावा हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर उपासना सिंह भी जुड़ी हुई हैं। उपासना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी जी भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। प्रमोद जी, स्वागत है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं बीजेपी नेता विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी भी। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले तीन तस्वीरें, आज की इन तीन बड़ी खबरों से जुड़ी हुई तीन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिनकी वजह से आज ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला को किसी गैर जाति के लड़के से प्रेम होता है, पंचायत बैठती है और उसके साथ गैंगरेप की सजा उस महिला को सुनाई जाती है। और ये सब कुछ होता है उस राज्य में जिसकी मुखिया खुद एक महिला है, यानी कि ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। दूसरा सवाल है भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ। बात केवल एक एक्ट्रेस की नहीं है। प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि उन्हें नस्ल भेदी टिप्पणियों का शिकार होना पड़ा, उन्हें अरब आतंकवादी तक कहा गया। और यह सब कुछ हुआ अमेरिका में 2013 में सितंबर में एक शो के दौरान, जब उन्हें ट्वीट्स आए, मैसेजेस आए। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और तीसरा मसला है मध्य प्रदेश का, जहां एक बार फिर लोकायुक्त पुलिस के शिकंजे में एक बड़ा अधिकारी धरा गया है। करोड़ों की मिल्कियत उसके पास से मिली है और यह इशारा करती है किस तरीके से भ्रष्टाचार इस देश की जड़ों में घुसा हुआ है और कैसे इसकी वजह से आर्थिक असमानता इस देश में देखने को मिलती है, जहां एक तबका ऐसा है जिसके पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है और दूसरा तबका ऐसा है जिसको कि कमजोर तबके की सहायता करनी चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए, वो अपनी तिजोरियां भरे जा रहा है। तो ये तमाम अहम मसले हैं जिस पर आज हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में गैंगरेप की शिकार पीड़ित लड़की अस्पताल में इंसाफ के लिए तड़प रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार अब तक खामोश है। आखिर कब टूटेगी दीदी की यह खामोशी। पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लड़की के बलात्कार का फरमान पंचायत ने सुनाया और वजह थी पीड़ित का दूसरी बिरादरी के लड़के से प्रेम करना। दीदी के राज में फिर दरिंदगी, पंचायत का तुगलकी फरमान, मोहब्बत की सजा बलात्कार। बंगाल के बीरभूम जिले की वारदात। बीरभूम जिले के लापुर इलाके में दिल दहला देने वाली इस वारदात ने एक बार फिर बंगाल सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरे समुदाय के लड़के से मोहब्बत करने की सजा 20 साल की आदिवासी लड़की को गैंग रेप के तौर पर मिली। लाभपुर थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक लड़की को सबक सिखाने के मकसद से गांव की सालिसी सभा ने 13 लोगों को गैंगरेप करने का फरमान सुनाया। कोई भी लड़की के साथ, महिला के साथ ऐसा घटना होना बहुत निंदनीय बात है। का पंचायत हो या बिरादरी पंचायत हो, ये महिला की जो ह्यूमन राइट्स की और महिला की सभी अधिकार के खिलाफ है, महिला विरोधी एक सिस्टम है। पंचायत के फरमान पर गैंगरेप, 13 लोगों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने किया सभी आरोपियों को गिरफ्तार।
लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाले सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पंचायत का मुखिया सुनील सोरेन भी है। सोरेन पर भी बलात्कार का आरोप है। बताया जा रहा है कि दूसरी बिरादरी के लड़के से मोहब्बत करने की सजा पंचायत ने 50,000 रुपए रखी थी, लेकिन परिवार जब ये रकम अदा करने में नाकाम रहा तो गैंग रेप का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक युवती को पंचायत ऑर्डर देती है कि 11 लोग उसके साथ गैंग रेप करते हैं। मैं चाहती हूं कि सरकार इस पे तुरंत एक्शन ले और जो लोग दोषी हैं उनको सजा तुरंत दे, जिससे कि इस तरह की हादसे फिर न हो पाए। लाभपुर की सालिसी सभा ने तुगलकी फरमान सुनाने से पहले पीड़ित और उसके प्रेमी को कमरे में बंद करके रखा। पुलिस ने आरोपियों के साथ साथ लड़की के प्रेमी को भी गिरफ्तार किया है। बीरभूम जिले की पंचायत ने जिस तरह लड़की की अस्मत को तार तार करने का तालिबानी फरमान सुनाया है, उसके बाद एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि क्या हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। सवाल ये भी कि आखिर पंचायतों को इंसानियत तार तार करने का हक किसने दिया है, और सवाल ये भी कि क्या किसी से मोहब्बत करना गुनाह है। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो देखिए आपने रिपोर्ट, मसला बेहद गंभीर है और सवाल सैकड़ों। सवाल सरकार से जुड़े हैं, सवाल सोच से जुड़े हैं, सवाल जुड़े हैं समाज से भी। कहने को हमारा देश लोकतंत्र है और इस देश के लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई, सबसे शुरुआती प्रारंभिक इकाई, जिसको कई संदर्भों में सबसे बड़ी इकाई भी कहा जा सकता है, वो है पंचायत। उस पंचायत के फरमान पर ही इस किस्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। और इस लोकतंत्र को चलाने वाले हैं जनता के वो नुमाइंदे जिनको जनता चुनती है। लिहाजा इस मसले पर, इस गंभीर मसले पर चर्चा की शुरुआत उन्हीं जनता के नुमाइंदों से। हमारे साथ स्टूडियो में किशोर जी मौजूद हैं। किशोर जी, पहला सवाल आपसे ही, एक लोकतांत्रिक देश में ये तालिबानी सोच क्यों? नहीं, मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही चिंता का विषय है भट्ट जी। और पश्चिमी बंगाल की धरती, जहाँ विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म हुआ हो, जिस धरती ने इस देश को नई धारा दी हो, वहाँ अगर इस तरह के समाज में अपराध होते हैं तो मेरे ख्याल से पूरे समाज की मानसिकता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और जहाँ तक मुझे पता चला अखबारों के माध्यम से कि ये आदिवासी क्षेत्र का मामला है, और पर्वतीय क्षेत्र जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, और मैंने और भी आदिवासी क्षेत्रों का मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान और हर अंडमान निकोबार तक मैंने देखा है, वहाँ समाज में महिला की सबसे ज़्यादा इज्जत है, मौलिक इकाई माना जाता है। बिल्कुल इंजन की तरह देखा जाता है वहाँ पर। और मेरे विचार से इसके लिए तो जितनी बड़ी सज़ा और जितनी कठिन सज़ा दी जाए, मेरे ख्याल से वो भी कम है। और इस तरह के लोगों पर तो मेरे ख्याल से सार्वजनिक रूप से जो है दंडित किया जाना चाहिए। सजा के प्रावधान भी हैं, कानून भी हैं, उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है, फिर क्यों? ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा सारा समाज कहीं रुग्ण मानसिकता की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। इतनी सब बातें होने के बावजूद, इतने प्रावधान होने के बावजूद, इतने कानून होने के बावजूद, दिल्ली में जिस तरह से निर्भया के साथ हुआ, पूरे देश में एक पूरा का पूरा वातावरण जिस तरह से उद्दोलित हुआ, उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मेरे विचार मसला केवल समाज का है, सरकार का नहीं? नहीं, सरकार का भी है, निश्चित रूप से सरकार का भी है और चुने हुए प्रतिनिधियों का भी है, और उस समाज का भी है कि 13 लोग, उनमें किसी में भी, किसी की माँ होगी, बेटी होगी, बहन होगी, किसी में भी इतनी समझ नहीं थी कि हम क्या करने जा रहे हैं और हमने क्या कर दिया। तो मेरे विचार से इस पर बहुत ही गहन चिंतन और मनन की आवश्यकता है और नए तरीके से सारी बातों को सोचने पूरा जो एक लगातार पश्चिम बंगाल में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ, जो आंकड़े और जो रिपोर्ट आ रही है उसमें वो पूरी सरकार का रुख इसके प्रति बिल्कुल एकदम वो पुलिस के बचाव में उतर जाती है। वो अपने राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता अगर कुछ करते हैं इस तरह का अपराध तो उसके बचाव में उतर जाती है। और ये तो एकदम जघन्यतम वो है, अपराध है, जिसको कि मतलब शब्दों में उसको वो नहीं किया जा सकता। क्या इसमें मतलब जो सरकार में बैठे, चाहे महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी, उनमें बिल्कुल भी वो नहीं देखा जा रहा है? तो ये जो राजनीतिज्ञों की या जो सत्तासीनों की जो एक समाज के उसकी की तरफ जो एटीट्यूड वो होता जा रहा है, उसके बारे में आप मतलब क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से
कि हमको इसको राजनीतिक विषय तो बनाना ही नहीं चाहिए। बेटी सबकी होती है, माँ सबकी होती है, बहन सबकी होती है। और वहाँ पर माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, जब कलकत्ता में भी इस तरह की एक घटना हुई थी, उनके विचारों से हर व्यक्ति जो है जग जाहिर है किस तरह के विचार उन्होंने उस समय व्यक्त किए थे। मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन ये है कि किसी माँ, बहन, बेटी के साथ भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, तब चाहे सामाजिक तौर पर, तब चाहे सरकार के तौर पर, और जिस तरह से भी हो उसको रोकने के लिए हमको कठिन से कठिन कदम उठाने चाहिए। और ये एक मिसाल बने भविष्य के लिए कि कोई इस तरह की हरकत कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति न कर सके। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना किशोर जी, आपने अपना नजरिया यहाँ पर सामने रखा। एक और जनता के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जो सियासत में जिनकी बड़ी पैठ है, और सीधे हम रुख कर लेते हैं भोपाल का। विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल हमारा ये कि एक लोकतांत्रिक देश में ये तालिबानी सोच क्यों? जिम्मेदार इसके लिए कौन है? क्या केवल समाज का नजरिया, समाज की सोच, या फिर सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सरकारें ऐसा माहौल क्यों नहीं दे पा रही हैं, ऐसा माहौल क्यों नहीं बना पा रही हैं कि जिससे कि कोई आदमी 10 बार सोचे इस तरीके का घिनौना काम करने से पहले? देखिए, इस घटनाक्रम में सबसे घृणितम पहलू जो है वो हमारे सामने है, पर उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि उसकी लड़की का भाई भी उसमें शामिल है। भाई सजा देता है और बाकी सब लोगों को उसमें जोड़ता है। आप कल्पना करो कि समाज कहाँ जा रहा है, और इसलिए सिर्फ सरकार पे कहें हम 4 लोग बैठे हैं, आधा घंटा चर्चा करेंगे, कोई किसी सरकार पे थोपेगा, कोई अपनी सरकार की, ये विषय नहीं है। विषय तो समाज किस तरफ जा रहा है, ये चिंता करने की बात है। इसको राजनीतिक एंगल से देखेंगे तो ठीक नहीं होगा। अब मैं पूछता हूं, ये खापें जो कर रही है, पंचायत की खाप ने कर दिया, ऑनर किलिंग हो गया। अब ये ऑनर किलिंग शब्द क्या है? एक ने किसी से प्रेम किया, आपकी पंचायत ने घोषणा की, उसकी आपने हत्या करा दी, वो पढ़े लिखे लोग हैं तो उसको ऑनर किलिंग अपन बोल रहे हैं। और ये गया तो कम पढ़े लिखे लोग होंगे तो इसको अपन घृणितम बोल रहे हैं। अगर आप चेन बनाओगे जी, तो दिल्ली से लेकर पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, मानसिकता में थोड़ा बहुत फर्क है, परंतु सोच के अंतर में बहुत बड़ा अंतर दिखता। महिलाओं के प्रति जो भाव है उसको पूरे देश में एक जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। और मैं इस बात का विजेंद्र जी, सवाल ये है, आपने सोच को लेकर, तो समाज की दिशा को लेकर सवाल उठाए, लेकिन इस सोच पर, उस दिशा में समाज आगे कैसे बढ़ेगा? समाज की सोच कैसे दुरुस्त हो, समाज सही दिशा में आगे कैसे बढ़े, ये काम, इस काम को कौन संभालेगा? इसकी नुमाइंदगी कौन करेगा? और इसमें विजन जी एक सवाल मैं भी जोड़ना चाहूँगा कि हम लोग, आपने कहा राजनीति का मामला नहीं है, बिल्कुल सही है, ये राजनीति का मामला नहीं, लेकिन हम राजनीतिज्ञों की भी जिम्मेवारी है कि समाज के सोच को बदले, समाज में जो इस तरह की बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए हम लोग मतलब पहल करें। क्या मैं भी सिसोदिया जी से एक निवेदन कर सकता हूँ? मतलब मैं राजनीतिक होने के नाते, या मेरे साथी राजनीतिक हैं, अपनी जवाबदारी लेने को इनकार कर रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि समाज में अगर सोच बदलना है तो एक ऊपर से नीचे तक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। और इस मामले में सजा का प्रावधान थोड़ा तेजी से और थोड़ा कड़ा करना पड़ेगा। आपको 6 महीने, साल भर, 3-3, 4-4, 5-5 साल केस चल रहा है, लोग बरी हो जाते हैं। ऐसा एक जुडिशियल मैटर हो कि इस प्रकार की घटना हुई तो उसको अगर आप 5 महीने, 6 महीने के अंदर एक बार फांसी पे चढ़ा सके, एक बार आपने फांसी पे चढ़ा दिया, पूरे देश में तगड़ा कर्रा संदेश जाएगा। परंतु ऐसी मानसिकता हमको पैदा करना पड़ेगी, और इसके लिए नियम तो कड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु तेजी से कानून कार्रवाई करे, यह आवश्यक है। जी, आप विजेंद्र जी लौटेंगे आपके पास। किशोर जी, यहाँ पर जो बात उठाई है विजेंद्र जी ने कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन मैं थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब पहले कोलकाता वाला मामला सामने आया था तो उस मामले को लेकर ममता बनर्जी जी ने जिस तरीके से सीधे सीधे खारिज किया तमाम चीज़ों को, ये कहा कि विरोधियों की साजिश है। लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति भी सियासत से जुड़े लोग ही करते हैं। नहीं, मैं आपके माध्यम से सिसोदिया जी से निवेदन करना चाहता था। मैं 1 महीने तक मध्य प्रदेश में रहा, और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में रहा, और विशेषकर जबलपुर में रहा। मेरे संज्ञान में वहाँ की महिलाओं ने जो मामले लाए
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश आज बलात्कार प्रदेश के रूप में विख्यात हो गया है, और यहाँ तक कि जबलपुर में 2 मामले मेरे सामने ऐसे लाए गए जहाँ की पुलिस ने FIR भी दर्ज नहीं की। तो मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, जरा सिसोदिया जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। और जबलपुर विजेंद्र का जी, जो एक सवाल मामला, यहाँ पर किशोर जी ने उठाया है, आपको उनकी आवाज मिल रही होगी, आप कहना चाहेंगे कुछ इस पर? हाँ किशोर जी। जी मैंने ये निवेदन किया, मैं जबलपुर में था, 1 महीना मैं आपके प्रदेश में रहा। मुझे किशोर जी की आवाज आ रही है और सारी जी आप कहें। जी आ रही किशोर जी, मैं समझ गया। उस पर क्या कहना चाहेंगे? सारी बात भी समझ गया। और उस बात पे मैं दुख इस बात का जरूर प्रकट करूंगा किशोर जी, आपके बहुत सम्मान के साथ कि जी हाँ, मैं वही बोल रहा हूं कि मैं एक बात बहुत सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि जब भी ऐसा मुद्दा हो कि समाज को हम हिला सकते हो, वहां पर आपका प्रदेश बलात्कार में आगे है, मेरा प्रदेश बलात्कार में पीछे है। आपके प्रदेश में 9 महिलाओं से बलात्कार हुआ और मेरे प्रदेश में 12 महिलाओं से बलात्कार हुआ। आपके यहाँ 3 बज गए, इसलिए आप गर्व महसूस करो। ये कोई राजनीति की सोच का मुद्दा नहीं है, ये कोई बड़े दिमाग का मुद्दा नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं कि इस देश की कोई भी बहन है, भारत के किसी कोने की, तो क्या आपकी बहन नहीं हो सकती? क्या मेरी बहन नहीं हो सकती? इस लाइन पे क्यों नहीं विचार करते? मैं जबलपुर गया, वहां उसका मुद्दा ज्यादा, मैं आपके प्रांत के मुद्दे बताता हूं। चलिए विजेंद्र जी देखिए, बात जिस बात को लेकर अपनी बात आप कह रहे थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, और बामुश्किल चंद लम्हे गुजरे हैं और यहाँ पर चर्चा में उसका पुट आता जा रहा है। सीधे हम रुख करेंगे प्रमोद जोशी जी का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, सवाल ये कि ऐसी घटनाएं क्यों हुई, एक घटना क्यों हुई, एक पंचायत ने ऐसा फरमान क्यों सुनाया, ये पंचायत को ताकत कहां से आई, इस घिनौने काम को करने की ताकत कहां से आई, उसकी ये सोच क्यों बन पाई, क्या इसकी वजह आप देखते हैं? देखिए, एक तो जब आपने शुरू में ही कहा तालिबानी सोच का मतलब ये है कि एक मध्ययुगीन, यानी एक कम से कम 400-600 साल पहले के समय में हम चले जाते हैं, और उस समय में जब आधुनिक हम 21वीं सदी में खड़े हुए हैं, और उस वक्त अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो इसके कारण केवल राजनीति में नहीं है या केवल समाज में नहीं है। समाज का मतलब यहाँ पर मैं इस छोटे से पक्ष को ले रहा हूँ। समाज, अगर आप गौर करें तो पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात में और बंगाल में, मतलब कहीं पर भी आपको ऐसी घटनाओं की, और बल्कि भारत क्या पूरे दक्षिण एशिया में, पाकिस्तान में कहीं ना कहीं से आपको आए दिन ऐसी घटनाएं सुनाई पड़ती हैं। तो इसका एक कारण जो सबसे बड़ा मुझे समझ में आता है वो ये कि हम समय के साथ अपने को बदल नहीं पाए हैं, और इसमें जो भूमिका राजनीति की, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, जो सामाजिक शिक्षण है, जो समझ है हमारे समाज की, उसमें कहीं गहरी खाई है। एक आधुनिक समाज, एक बदलाव आ रहा है, नए लड़के लड़कियां अपने ढंग से सोचते हैं, अगर वो शिक्षित हैं तो उनके दिमाग में जाति या जो संप्रदाय के या इस प्रकार के मामले कम होते हैं। और जो पुराना समाज है, जो पुरातन तरीके से सोच रहा है, तो उसमें एक पीढ़ियों का या एक समझ का टकराव है। इस टकराव को दूर करने का रास्ता आधुनिक शिक्षा है, या ख़ासतौर से जैसे आपने कहा कि ये एक ट्राइबल सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी में इस तरह के मामले कम सुनाई पड़ते थे। इससे ज़्यादा इस किस्म के मामले हमारे उत्तर भारत में बहुत सारे जो मतलब इस सवर्ण जातियां हैं उनके भीतर भी हैं। लेकिन अगर ट्राइबल सोसाइटी में भी ये इस प्रकार की भावनाएं हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सोच समझ है उसमें आधुनिकता की गहरी कमी है, और ये एक आधुनिक शिक्षा की कमी को भी बता रहा है। आधुनिक शिक्षा की कमी से मेरा आशय केवल कक्षा 6, 8, 10 से नहीं है, पूरे उन विचारों से भी है जो हमें रोज़ की बातचीत में या अपने जीवन पर जो हमारा कार्य है, व्यवहार है, उसमें देखने को मिलता है। तो ये इसके काफ़ी डीप रूटेड और इसके साइकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को भी देखने की ज़रूरत होती है। ये एक बड़े, और हमारे सामाजिक बदलाव में इस किस्म की घटनाएं ये बताती हैं कि ये समाज अभी पूरी तरीके से आधुनिक नहीं हो पाया, इसको आधुनिक बनाने की जरूरत है। उपासना जी, जोशी जी, इसमें
ध्यान देने की बात यह है कि हमने बहुत खाप पंचायतों को काम करते हुए देखा है। बहुत सारे पंचायती फरमान आते हैं, कंगारू कोर्ट्स का जो जजमेंट्स होते हैं वो सब सामने होते हैं, लेकिन इस तरह का बिल्कुल एकदम निकृष्ट दर्जे का जो क्राइम करना कि एक प्यार करने के बदले उस लड़की से बलात्कार करवाना, गांव के ही लड़के से, ये इस तरह का बहुत सुनने में आया नहीं है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में हुआ था मुख्तार माई के साथ इस तरह का केस। तो ये जो जी ये वैल्यूज जो है हमारी, जो हमारे जीवन मूल्य हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको इसका दोष मिलेगा। जैसे अभी हम बात करते हैं कि इसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा जरूर दी जाए, लेकिन जैसे खाप पंचायतें हैं या जो ट्राइबल पंचायतें हैं, इसके जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी ये समझ क्यों बनी या क्यों पैदा हुई और किस प्रकार से उनको इन्वॉल्व किया जाए उस समझ में कि उन्हें आधुनिक समझ के साथ अपने को जोड़ना चाहिए। ये काम, जैसे हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति काफ़ी सबसे ऊंचे स्तर पर जाकर के समाज की समस्याओं का अध्ययन करती है, या जो लेखक होता है या जैसे पत्रकार है या मीडिया का रोल होता है, वो यही होता है कि जो आधुनिक वैल्यूज़ हैं उनको नीचे तक पहुँचाया जाए। तो एक तो लगता है कहीं पर एक गहरी खाई है जो ये पंचायतें या पंचायतों के प्रधान या जो लोग भी हैं वो शायद अभी इस प्रमोद प्रकार जी से लौटेंगे जुड़े आपके नहीं पास, हैं। लौटेंगे आपके पास। हम रुख कर लेते हैं डॉक्टर उपासना सिंह जी का, सोशल एक्टिविस्ट हैं। उपासना जी, एक गहरी खाई की बात यहाँ पर प्रमोद जी ने सामने रखी है। उन्होंने कहा कि इसको पाटने की जरूरत है। सवाल मेरा आपसे पहला ये है कि ये ब्रिज कैसे तैयार होगा, इस ब्रिज को कौन तैयार करेगा कि ये सोच की जो खाई है इसे दूर किया जा सके। और एक सवाल हम अक्सर उठाते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना है तो उन्हें ताकत दी जाए, उन्हें आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाया जाए, लेकिन क्या ये एहसास भी कि एक प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री है, अगर ये एहसास भी सुरक्षा नहीं दे पा रहा है तो फिर क्या सोचने की जरूरत नहीं है कि खामी आखिर है कहां पर, कमी आखिर हो कहां रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये घटना इतनी घृणित और इतनी विभत्स है कि जितनी निंदा इसकी की जाए उतनी कम है। ये निर्भया कांड से भी ज़्यादा घृणित और विभत्स कांड है। और दूसरी बात जो हमारी खाई की बात है वो ये है कि ये हमारी कोई नई सोच नहीं है, ये हमारी सदियों पुरानी सोच है। हमारी जो सामाजिक एक मानसिक स्थिति है, पुरुष प्रधान समाज है, और जब भी वो ये देखते हैं कि कोई स्त्री अपने आप कोई डिसीज़न लेती है, अपना कोई निर्णय लेती है, तो वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और कंट्रोल करने के लिए उनके पास एक ही सनातन उनके पास हथियार है, वो है कि उसका शारीरिक शोषण किया जाए। और वो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ शुरू से स्त्री को जो है लज्जित करने के लिए उसके शरीर को ही अपमानित किया गया है। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारा जो इस समय समाज है, जो हम ये देख रहे हैं चकाचौंध आधुनिकीकरण और ये जितना भी कंप्यूटराइजेशन है, मुझे लगता है कि एक जगह पर जाके ये सारा सतही ही है। और हमें अभी भी ग्रास रूट लेवल पे जाके, धरातल पे जाके बहुत काम करने की जरूरत है। और इसके लिए हमें स्त्रियों को नहीं, पुरुषों को हमें जागरूक करना पड़ेगा। जी उपासना जी, लौटेंगे आपके पास। और इस पूरे मसले का एक और पहलू है, दूसरा पहलू इसका यह है कि गैर बिरादरी का लड़का था, और अक्सर ऐसे मामलों में यही देखा जाता है कि जातियां अलग अलग थी, बिरादरी अलग अलग थी, और उसको फिर इस मसले का आधार बना दिया जाता है। सवाल यह है कि ये जो गैर बिरादरी वाली सोच है, ये इस आज़ाद भारत से अब तक जा क्यों नहीं पाई? और यहाँ पर राजनीति की भूमिका भी आती है। हालांकि राजनीतिज्ञ, सियासतदान मना करते हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति आ जाती है। जो इस देश में एक जातिवादी पॉलिटिक्स होती है, क्या उसने इस सोच को कभी मरने नहीं दिया? क्या उसने इस सोच को आगे बढ़ाया? उसकी कितनी भूमिका रही? इस पहलू को भी खंगालेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई और लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं। पंचायत ने जो फैसला लिया उसके विरोध में ममता बनर्जी चुप क्यों है? उनको चाहिए पूरी सघन और कड़ा, जितना भी कड़ा कर सकते हैं उसके प्रति एक्शन लेना चाहिए। ये किसी का हक नहीं कि किसी औरत के प्रति कोई इतना क्रूर सुना सकता है। कि उन्होंने जो फैसला सुनाया है उस लड़की के खिलाफ, अगर उनकी खुद की बहू बेटी होती तो वो ऐसा फैसला सुनाते। और वहाँ की जो कानून व्यवस्था है, वहाँ का जो शासन है, वो इस संबंध में कुछ क्यों नहीं कर रहा है? ममता बनर्जी से ये सवाल करते हैं कि आखिर के वो ऐसा कदम क्यों नहीं उठा रही महिला को प्रति, कि महिला पर इतना अत्याचार हो रहा है और वो कुछ रिएक्शन नहीं ले रही हैं। कुछ ऐसा कदम उठाएं ताकि महिला सुरक्षित रह सके। बीरभूम में जो इंसिडेंस हुआ, जो प्रेस में आज आया है, उससे यही साबित होता है कि जो हमारे देहाती इलाके हैं उन पे
ग्लोबलाइजेशन और जो कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। पर ये तो बहुत गलत है। ये कौन सी सजा हुई कि रेप के लिए सजा दें? रेप की सजा, वो भी 12-13 लोगों के लिए, बहुत गलत है। उसके साथ तो उन सबको मेरे अकॉर्डिंग फांसी ही होनी चाहिए। वहाँ की गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि मतलब उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि ये एक अपराध है, इसको मतलब ऐसे तो रोकना चाहिए। पिछड़ी मानसिकता की पंचायत ने एक फैसला दे दिया और ऐसा तानाशाही, ऐसा हिटलरशाही फैसला उस प्रशासन, वहाँ के प्रशासन ने होने अप्लाई इम्प्लीमेंट कैसे होने दिया? आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब, और आज जनता के जहन में सवाल उठ रहे हैं उस घिनौनी वारदात को लेकर जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई है। एक महिला के साथ पंचायत ने फरमान सुनाया कि गैंगरेप किया जाए। 13 लोगों ने गैंगरेप किया और उसका कसूर केवल इतना था कि उसे एक लड़के से प्रेम था, लेकिन पंचायत की निगाह में ये गुनाह था क्योंकि लड़का किसी और बिरादरी का था। सवाल तमाम हैं और ब्रेक पे जाने से पहले भी तमाम पहलुओं को हम खंगाल रहे थे। और ऐसे मसलों में जब समाज की बात आती है, जब सोच की बात आती है, तो सियासत भी कहीं ना कहीं अपने आप जुड़ जाती है। और सियासत से सवाल इसलिए पूछे जाते हैं, सियासतदानों से सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि वो इस लोकतांत्रिक देश में हमारे समाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो समाज को सही दिशा दे सकें, एक ऐसे सकारात्मक वातावरण का आप तैयार उसको कर सके जिसमें कि लोग सही दिशा में आगे बढ़ सकें। सवाल मेरा यहाँ पर किशोर जी से है। किशोर जी, इस पूरे और ऐसे जितने भी तमाम मामले आते हैं उनमें अक्सर देखा जाता है कि जाति एक बहुत बड़ा मसला होता है। इस देश में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स आज भी नासूर बनी हुई है। उसके आधार पर चीजें निर्धारित की जाती हैं, तमाम चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कास्ट बेस्ड रैलियां नहीं होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि सियासत की जब ये दिशा है तो उसका इंपैक्ट, उसका असर, उसका मैसेज बहुत नेगेटिव समाज में जाता है और ये चीजें कहीं ना कहीं एक बीज का काम करती हैं, एक जड़ का काम करती हैं ऐसी चीजों में? नहीं, आपका कहना भटजी बिल्कुल सही है कि आज भी हम आज़ादी के इतने सालों के बाद भी और इतनी सब आधुनिक चीज़ें होने के बावजूद भी 21वीं सदी में राजनीति निश्चित रूप से अधिकतर स्थानों पर, अधिकतर प्रदेशों में जाति के आधार पर बट गई है और निश्चित रूप से समाज पर भी उसका असर जाता है, ऐसा नहीं है। और विशेषकर वैवाहिक जो संबंध बनते हैं या इस तरह के संबंध बनते हैं, समाज अभी भी उसको स्वीकार करने में हिचकिचाहट दिखाता है। ये इस घटना से ये साबित भी हो गया है। लेकिन मेरी समझ में मैं जो आपसे निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि जिस समाज ने स्त्री शक्ति का, मातृशक्ति का अपमान किया, वो समाज ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकते हैं। हम अगर पीछे की तरफ जाएं, आप महाभारत काल में जाइए तो अगर वहाँ पर द्रौपदी का अपमान हुआ तो पूरा का पूरा एक कौरव संस्कृति समाप्त हो गई। आप इस तरह के आपके सामने बहुत से उदाहरण होंगे, मेरे ख्याल से हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं कि जहाँ हम स्त्री शक्ति का अगर अपमान करते हैं तो वो समाज ज़्यादा यहाँ पर किशोर जी मैं एक और पहलू पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि बात विजेंद्र सिसोदिया जी ने ये बात उठाई थी कि राजनीति इस मसले पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी जो खासकर ऐसे मसलों पर है, ऐसे मसलों के बाद देखने को मिली है। ये लंबी चौड़ी फहरिस्त है मेरे पास, ये लगातार तमाम बयानों का सिलसिला है जो फारूक अब्दुल्ला से शुरू होता है और तमाम हर पार्टी के नेता इसमें शामिल हैं। इसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हैं, इसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, इसमें बाकी पार्टियों के नेता भी शामिल हैं। जो बयान आते हैं, जिनको लेकर विवाद उठता है, क्या आपको नहीं लगता कि ये बयान भी एक नेगेटिव मैसेज कैरी करते हैं, समाज में एक नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं इस बात के लिए एक प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा का काम करते हैं? ये हम लोगों को निश्चित रूप से इस मामले में बहुत संवेदनशील होना चाहिए और कोई भी ऐसी बात किसी भी नेता को, क्योंकि समाज नेता की तरफ देखता है, उसको चुनता है, वो ये समझता है कि ये लोग जो करेंगे वो एक हमारे लिए अनुकरणीय और उदाहरणीय होगा। इसलिए मेरे ख्याल से हम लोगों को उसमें बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए और कहीं पर भी अगर इस तरह की बात होती है तो मैं उसको उचित नहीं मानता। जी विजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। शरीर में जीवान ऐसा स्थान है जिसका घाव सबसे तेजी से बढ़ता है, पर उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों का घाव देरी तक कायम रहता है। परंतु जाति ही खत्म करने से बात नहीं हो रहा है, झगड़ा तो धर्म का भी है।
हम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन कर रहे हैं, किसी को माइनॉरिटी किसी को मेजॉरिटी बोल रहे हैं, उस अनुसार जनगणना कर रहे हैं। एक समस्या सिर्फ ये करने से नहीं है, समस्या तो आदि से अंत तक है। और इसलिए जब ये करना है तो पूरे देश को समग्र इस बात पे विचार करना चाहिए। पर इस घटना पे तुरंत अगर कुछ करना चाहिए तो मैं ये कहता हूं कि स्पेशल इसकी जो इंक्वायरी करना चाहिए, जो कोर्ट में स्पेशल इसकी कोर्ट बनाना चाहिए और तुरंत फांसी देना चाहिए जिसका एक असर हो। एक बात की मुझको सख्त आपत्ति है कि मेरे किसी साथी ने बोलते हुए, ध्यान नहीं रहा कौन ने बोला, उन्होंने कहा खापों में भी ऐसा होता रहा है, उन्होंने भी जानवर किलिंग की है, पर ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि घटना बहुत बड़ी हो तो हम कुछ सेंसिटिव हो जाते हैं और जो लगातार होती रहती है उसके हम आदी हो जाते हैं। जैसे किसी एक्सीडेंट में छोटी मोटी चोट ही, कोई बात नहीं, 6 मर गए, लोगों ने ध्यान किया, 25 मर गए और गंभीर हो गए। ये नहीं, भावना अगर आपकी उसके प्रति थोड़ी सी वो निर्लिप्त। प्रमोद जी का रुख कर लेते हैं। प्रमोद जी, जब भी ऐसे मामले सामने आए हैं, इस किस्म की घटनाएं सामने आई हैं और जब सियासतदानों से सवाल हुए हैं, उन्होंने एक सुर में कहा है, निंदा की है कड़े शब्दों में, उन्होंने कहा कि कारगर कदम उठाने चाहिए, इससे भी कोई वो बात नहीं। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या चीजें उस दिशा में जाती हुई नजर आती हैं? जब खाप पंचायतों की बात होती है, उनके तुगलकी फरमान सामने आते हैं तो अक्सर ये मसला उठता है, क्यों ना इनकी हदें बांध दी जाएं, क्यों ना इनके लिए कोई कानून ऐसे सख्त बनाए जाए जिससे कि पंचायतें इस दिशा में सोच ही ना सकें। लेकिन उस दिशा में कोई कारगर कदम कभी उठता हुआ नजर आया आपको? देखिए, हमें कई तरीके से काम करना होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि क्यों ना कानून बनाया जाए, क्यों ना खाप पंचायतों के जो ये कंगारू तौर तरीके हैं इन पर रोक लगाई जाए, ये भी होना चाहिए, कानून भी बनना चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, या किसी से भी, जैसे तालिबान की हम बात करते हैं या खाप पंचायतों की बात करते हैं, ये काफ़ी बड़ी जो इनके पीछे का जो फॉलोइंग है वो क्यों है इनके साथ और क्यों इसके पक्ष में रहता है। इसका एक कारण जो बड़ा मुझे समझ में आता है वो ये कि जो मॉडर्न स्टेट है हमारी, वो कहीं पर सोच रही है और ये जो 400 साल पहले की सोच रहे हैं, इन दोनों के बीच में कनेक्ट नहीं है, एक चीज़। दूसरी, जब वक्त ज़रूरत, कोई बीमार होता है, कोई घायल होता है, किसी की ज़रूरत होती है, तो ये खाप पंचायतें या ये तालिबान नेता उस व्यक्ति के लिए वहाँ पर मदद करते हैं। या आपने देखा होगा तालिबान तो बाकायदा न्याय व्यवस्था करते हैं, कोई चोरी होती है तो उसको ठीक कराते हैं। यानी जो काम मॉडर्न स्टेट को करना था, जो न्याय व्यवस्था को करना था, जो शिक्षा व्यवस्था को करना था, जो हमारे जिसे हम राजनीति कहते हैं, ये राजनीति भी एक प्रकार की समाज को जोड़ने और उसके जो सामने जो खड़ी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का काम करना चाहिए। पर होता क्या है कि जो हमारी जो पुरानी खराबियां हैं उसका नुकसान हमारे स्टेट सिस्टम में आ जाता है। जैसे आप इलेक्शन की पॉलिटिक्स कहिए, तो खाप या जाति या जो धर्म या इलाका वो एक किस्म की पहचान बनता है और वहाँ पर कोई कैंडिडेट इस आधार पर जीतता है, भले ही वो कुशल है या अकुशल है, काबिल है या नाकाबिल है, इस आधार पर जीतता है कि उसकी पहचान वोटर की पहचान से मिलती है और वोटर को लगता है ये मेरा आदमी है। तो दरअसल इसको समाप्त करके जो आधुनिक धारणाएं हैं, और वो वैश्विक आधुनिक धारणाएं हैं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा क्योंकि आधुनिकता का मतलब भी अक्सर हम जो ये कॉस्मेटिक आधुनिकता है जो कि वास्तव में आधुनिक नहीं है, उसमें सिर्फ दिखावटी बाहर से है। आधुनिक एक विचार है जिसमें मानव मात्र का, मनुष्य को बराबर मानने की इच्छा है और स्त्री या पुरुष सबके समान विकास की। जी प्रमोद जी, लौटेंगे आपके पास। उपासना जी से यहाँ पे सवाल करना चाहूंगा। जो एक बात यहाँ पर कही है प्रमोद जी ने कि एक किस्म का एक स्टेट मशीनरी का फेलियर भी एक वजह इसकी नजर आता है कि जिस समय जरूरत है और उस समय अगर वहां पर स्टेट मशीनरी नहीं है तो वहां पर अगर ये पंचायतें इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं या फिर ये समाज की पुरोधा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं तो लोग इनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा है कि एक स्टेट मशीनरी की फेलियर की तरफ ये चीजें इशारा करती हैं? देखिए, स्टेट मशीनरी का फेलियर तो है ही, लेकिन उसके अलावा इन लोगों को ये है कि अपनी बिरादरी के लोगों को कैसे वो खुश रख सकते हैं, और उनकी बिरादरी के लोगों की सोच अगर इसी तरीके की है तो वो उसी को कैडर करना चाहेंगे, उसी को वो पोषित करना चाहते हैं। और आप बीरभूम की बात छोड़ दीजिए, हमारे देश की राजधानी में भी सिमिलर केस हुआ है और सब जानते हैं कि उसमें जो हमारे कानून मंत्री हैं उन्होंने उस महिला के साथ जो बाहर की थी वो भी एक नस्ली उन्होंने भी टिप्पणी करी है और कितना गंदा घृणित व्यवहार किया है और पूरा देश उसके खिलाफ है, मगर फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे वो बीरभूम हो, चाहे हमारे देश की राजधानी हो,
और चाहे वो हमारे देश की महिला हो या विदेशी महिला हो, महिलाओं की स्थिति हमेशा से ऐसे ही खराब रही है। और मैं चाहती हूँ कि इसके खिलाफ महिला आयोग और हमारी सारी महिलाएं संगठित हों और एक जागरूकता का अभियान बड़े लेवल पे चलाया जाए इस चीज। दीवान जी, यहाँ पर सवाल आपसे है कि एक कानून बना इस देश में, सख्त कानून की मांग हुई, प्रदर्शन हुए, धरने हुए और लगा कि चीजें बदल जाएंगी, कानून भी बन गया और उसके बाद लोगों ने यह भी दिखाया कि सोच बदल रही है। लेकिन क्या कानून के बूते ही चीजों को संवारा जा सकता है? क्योंकि इस कानून बनने के बाद इस किस्म की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, सामाजिक जिम्मेवारी कानून से ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा समाज की एक जिम्मेवारी होती है अपने आप को बदलने की, अपने आप को जो जोशी जी जो जिस तरफ इंगित कर रहे थे, आधुनिक सोच में ढालने की। बहुत सारी पंचायतें हैं अभी हरियाणा में काम कर रही हैं, पंजाब में काम कर रही हैं, जो बदनाम जिनको किया जाता है खाप पंचायतें, लेकिन उन्होंने एक आधुनिक रुख अख्तियार किया है। वो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ काम कर रही हैं, बहुत सारे रिफॉर्म के काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव ही है सब जगह, लेकिन वही है कि एक समाज के एक सोच बदलने की ज़रूरत है, जिसमें सब राजनीतिक, प्रशासनिक और जो हमारा पूरा सामाजिक तंत्र है वो मिलकर के काम करे, तभी कुछ सोच बदल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। चलिए दीवान जी, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि इस चर्चा में आज कार्यक्रम में केवल मसला एक नहीं है, दो और मसले हैं जिसकी मैं सुझाव दे सकता हूँ जी बिल्कुल दीवान जी के माध्यम से। बिल्कुल, मेरे विचार से आज समय आ गया है कि पूरे देश में जहाँ इस तरह के समाज हैं, एक अध्ययन करना चाहिए वहाँ किस तरह की विकृतियाँ हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। मेरे विचार से राज्य सरकारों को भी, समाज को भी और केंद्र सरकार को भी। तो एक जो हमारे जो इस तरह के संगठन हैं, निश्चित रूप से इस पर विचार करें और सरकार के सामने ये सुझाव रखें कि ये जो कमियां हैं जिस समाज में भी हैं उनको जागृत करें और इसको दूर करने का काम करें। चलिए किशोर जी, आपके पास लौटेंगे क्योंकि मसला और भी है, और दूसरा मसला आज हमारा इस चर्चा में है वो है मध्य प्रदेश में जो एक के बाद एक धन कुबेर पकड़े जा रहे हैं। लोकायुक्त के छापे पड़ रहे हैं और हर बार कुबेरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस पर देश की जनता भी सवाल पूछ रही है। पहले जनता के सवाल, फिर बढ़ाते हैं चर्चा को आगे। सरकार से पूछना चाहता हूं कि लोकायुक्त जो छापे मार रही है, आए दिन ये जो छापे पड़ते हैं, ये इनका सोर्स क्यों नहीं ढूंढ रही है? लोगों के पास ये पैसा आ कहां से रहा है? मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आम आदमी की हैसियत से। आपकी सरकार में अभी जितने भी धन कुबेर पकड़ाए जाने, इतना करप्शन हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? जनता के सवाल आपके सामने हैं विजेंद्र जी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं और इस बार तो भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटे हैं, पूरी धमक के साथ लौटे हैं। ये धन कुबेर मध्य प्रदेश में इतने क्यों हैं? चपरासी से लेकर आईएएस अफसर तक पूरी लंबी फहरिस्त है। जी जी जी, मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहता हूं पूरी बातों के साथ कि ये मध्य प्रदेश में ही छापे क्यों डल रहे हैं, बाकी प्रदेश में क्यों नहीं डल रहे हैं? और मध्य प्रदेश में आज से नहीं, 5 साल पहले से डल रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम भ्रष्ट लोगों को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। लोकायुक्त, इसका अर्थ ये भी तो हुआ कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है। आईएएस अधिकारी पकड़ाए, आईपीएस अधिकारी पकड़ाए, 2 आईएएस अधिकारी सेवा मुक्त हुए। नहीं, ये बात नहीं, बाकी लोग दबाना चाहते हैं और हम भ्रष्टाचार के पहली बार हुआ तो उनकी शासकीय बिल्डिंग में हमने स्कूल खोल दिए, उसमें हमने अस्पताल खोल दिए। बिहार में भी हुआ है सर, करिए कोई बिहार में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है। को क्यों पकड़ना चाहेगा? बिहार में भी हुआ है। जनता ने 5 साल में लगातार में जो पूरी बात जो पूरे 7,000 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, पहली बार मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह जी के पीठ थपथपा के इसी बात पर तीसरी बार बिठाया। तो मैं कहता हूं कि और छापे पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में कोई भ्रष्ट व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा। हम इन छापों के समर्थक हैं। हम चाहते हैं छापे पड़े और जो भी भ्रष्ट व्यक्ति है उसका नकाब हटे और वो सामने आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात के पूरी तरह समर्थन में है। हम कोई कितनी आलोचना करे, हम इसको नेगेटिव नहीं लेंगे, हम इसको पॉजिटिव लेंगे और ये अभियान चलाएंगे हम। विजयन जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते रहे हैं, अभी हाल ही उन्होंने बयान दिया था कि मेरे राज्य में जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा उसको कान पकड़ के बाहर कर दूंगा। तो
अभी तक कोई ऐसी पिछले कई दिनों से रिपोर्ट आ रही है वहाँ लोकायुक्त के छापों की, और उसमें तरह तरह के अफसर पकड़ा रहे हैं अलग अलग विभागों के। सरकार की तरफ से क्यों नहीं इस तरह का कोई पकड़ा गया अभी तक? लोकायुक्त ही क्यों छापा डाल रहा है? सर, 2 आईएएस अधिकारी सेवा मुक्त करे, 2 आईएएस अधिकारी सेवा मुक्त किए गए, ये मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने प्रस्ताव करके सेंट्रल से स्वीकृति रख के करें। लोकायुक्त के साथ मध्य प्रदेश की पुलिस है, लोकायुक्त के पीछे हम खड़े हुए हैं, तभी ये सब कुछ हो रहा है। और लोकायुक्त जब छापा डालता है तो वो पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल होता है, उसमें भेदभाव की शंका नहीं होती। इसलिए हम चाहते हैं कि लोकायुक्त ताकतवर बने, उसके पीछे खड़े रहें। और आप एक बात फिर कह रहे हैं कि ये अभियान में अभी भी तेजी से आएगी। अब ये 2-4 पकड़े इसलिए नहीं, अभी करोड़ों अरबों रुपए पकड़ाने वाले हैं, और उन सबका लोकायुक्त ने चार्ट बनाया है। किशोर जी, आपका नजरिया क्या है? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है या फिर इस बात का परिचय कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार दबा के हो रहा है? नहीं, अब मैं सिसोदिया जी बड़े विद्वान पुरुष हैं, और मध्य प्रदेश मैं जब गया था 1 महीने तक मैं वहाँ रहा। शिवराज सिंह जी ने क्या कर दिया है, मैं चुनाव से पहले वहाँ गया था, 1 महीने तक रहा। उन्होंने भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया। अब क्या होता है कि जब फाइल चलती है तो नीचे अधिकारियों से वो सब ठीक ठाक होकर के मंत्री जी तक पहुँचती है, और उसी तरह से धन का बंटवारा हो जाता है। अभी जो आपने बहुत ही दीवान साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि लोकायुक्ति क्यों छापे डाल रहा है। आपके पास पुलिस है, आपके पास सतर्कता विभाग है, और भी कई विभाग हैं, तो वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो काम लोकायुक्त ने किया, जो एक संवैधानिक संस्था है। ये निश्चित रूप से इसमें आज समाज में भर्जी क्या हो गया है कि कोई ये नहीं देख रहा है। पहले जब कोई गाँव में जाता था, मैं तो मूलतः जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, तो गांव में पहले नई गांव में आप जाइए तो ये बताया जाता था कि फलाना आदमी बेईमान है भाई, उससे ज़रा बच करके रहना। आज स्थिति ये आ गई है कि लोगों को ये कहा जाता है भाई वो ईमानदार है, उससे बच करके रहना। आपके पास सोर्स क्या है इनकम का, आय का, वो कोई आज देख नहीं रहा है। ये खाली मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं है, अधिकतर जगह समाज में मेरे ख्याल से हमको बहुत ही एक सोच और पुनर्विचार की जरूरत है। सोच का एक विषय और भी है कैसे दूर किया जाए। किशोर जी, भ्रष्टाचार के अलावा सोच का एक विषय और भी है, और जो मसला सामने आया है वो है भारतीयों के अपमान का। एक बार फिर से अमेरिका में एक भारतीय के साथ अपमानित टिप्पणी का उसे सामना करना पड़ा, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको अरब आतंकवादी तक कह दिया गया। हम बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की। और ये सवाल, ये मसला जब भी आता है तो सीधा सीधा मसला जुड़ता है जाकर भारत सरकार से, और चूंकि केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ऐसे में सवाल ये उठता है। और ये केवल भारत सरकार की या कांग्रेस की सरकार की बात नहीं है, एक नेशन के तौर पर भी हमें सोचने की जरूरत है। इसके पीछे क्या वजह नजर आती है कि इस किस्म के दुर्व्यवहार के, अपमान के शिकार बार बार भारतीय हो रहे हैं? आखिर क्या भारत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दे पा रहा है? क्या भारत एक कमजोर कंट्री है? क्या भारत को बहुत हल्के में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में लिया जाता है? तमाम सवाल यहाँ पर उठते हैं। किशोर जी, नहीं, निश्चित रूप से चिंता का विषय तो है ही। अभी जो नया मामला है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि देवयानी खोबरगड़े के मामले में जिस तरह से भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जिस मजबूती के साथ, और पूरे समाज ने, मैं ये नहीं कहता कि खाली सरकार ने, पूरे समाज ने, पूरे देश ने एकजुट होकर के जो संदेश दिया है अमेरिका को, मेरे ख्याल से ये पहली बार इस देश में हुआ है। और निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, और इसको हम लोगों को दूर करना चाहिए। इसको भी मेरे ख्याल से राजनीतिक उसका विषय नहीं बनाना चाहिए। ये पहले भी हुआ है, एक बार लेकिन जो यही बात कही जाए कि जो कदम देवयानी के मामले में उठाए गए, अगर भारत सरकार पहले रिएक्ट करती, जो पहले की घटनाएं हुई थी, तो शायद यहाँ तक नौबत ही ना नहीं हुआ। एक बार वहाँ पर जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ हुआ, प्रणब मुखर्जी के साथ हुआ, कई लोगों के साथ इस तरह के मसले हुए हैं, और इनको मेरे ख्याल से हमको अपनी अस्मिता से जोड़ करके उसका निराकरण करना है। विजेंद्र जी का भी नजरिया जान लेते हैं इस मसले पर। विजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मुझे लगता है कि इन घटनाओं से विश्व के सामने देश अपमानित होता है। इसमें भारत की विदेश नीति कमजोर दिखाई देती है। हमको जितनी ताकत, जितनी मर्दगी से बात करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। हमारे मंत्रियों के जूते उतराते हैं, कपड़े उतराते हैं, टोपी उतराते हैं, तब जांच होती है। ऐसा 3 कैबिनेट मंत्री के साथ हुआ, आपके एक्टर्स के साथ हुआ, आपके बड़े बड़े अधिकारियों के साथ हुआ। इस मामले में तो पूरे अधिकारी एक हो गए। जिस बात का ये उदाहरण दे रहे हैं
इसलिए ये सफल हुआ। परंतु जब जब भी राजनीतिक व्यक्तियों के साथ हुआ, देश की महान हस्तियों के साथ हुआ, भारत सरकार नीची गर्दन करके बैठी हुई है। मैं इसको पॉलिटिकल बात नहीं कहता हूं, परंतु हमारी विदेश नीति और हमारी कमजोरी, मैं कहता हूँ ये हमारी कायरता है, और इस कायरता के सामने तब एनडीए की सरकार थी। हम यहाँ पर प्रमोद जोशी जी की टिप्पणी लेना चाहेंगे। प्रमोद जी, क्या वजह है कि बार बार चाहे ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, ब्रिटेन तक या फिर दुनिया के और भी कई हिस्सों में भारतीयों को इस किस्म के अपमान का सामना करना पड़ा है? क्या वजह है? क्या एक मजबूत नेशनल इंटीग्रिटी के साथ हम अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, पेश नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह आपको लगती है इसकी? क्या हमको लोग कमजोर समझते हैं विदेशों में? देखिए, इसकी कोई पहली या फिर एक सॉफ्ट स्टेट के नजरिए से देखा जाता है? इसकी कोई एक वजह नहीं है। और हाँ, मैं एक तो ये कहना चाहूँगा कि कोई एक ख़ास वजह नहीं है। दूसरी बात, ये 3 अलग अलग मसले आपने गिनाए हैं। कुछ मसले ऐसे हैं जो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं ने जांच या चेकिंग के दौरान भारतीय अधिकारियों के साथ कुछ ऐसे व्यवहार किए जो अपेक्षित नहीं थे, तो उसका एक अलग स्तर पर जवाब है। दरअसल अमेरिका अपनी सुरक्षा को लेकर के और कई चीज़ों को लेकर के बहुत सेंसिटिव है। वो केवल भारतीयों के साथ नहीं है, वो सारी दुनिया के लोगों के साथ हुआ है। और एक ये भी आप देखिए कि उन्होंने दोबारा अपने यहाँ न्यूयॉर्क जापानी और चीनियों के साथ तो नहीं होता ऐसा दिया। तो अच्छा या बुरा, मैं आपसे कहता रहा हूँ ना कि ये इसको अगर आप ऐसा समझें कि कोई अमेरिकी समाज ने ऐसा तय कर लिया है कि भारतवंशियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो उसको भी आपके सामने उदाहरण मिलेगा कि प्रियंका चोपड़ा को उन्होंने भारतीय के रूप में नहीं, अरब के रूप में पहचाना है। यानी उनकी एक तो जनरल नॉलेज या उनकी ना समझे इतने कमज़ोर हैं कई जानकारियों में वो, कि उन्हें भारत और अरब के बीच में फ़र्क नहीं मालूम पड़ता। तो एक मतलब ये भी है कि या तो हम इतने ज़्यादा पहचाने नहीं जाते किसी तरीके से, चाहे वो हमारी ताकत हो, हमारा कल्चर हो, हमारी कोई और चीज़ हो, कि अमेरिकन हमको अरब देश के रूप में पहचानते हैं और अरब के रूप में वो अलकायदा को जानते हैं, और अलकायदा की गलतफहमी प्रियंका चोपड़ा या शाहरुख खान। प्रमोद जी, सवाल तो ये भी है कि केवल एक अरब आतंकवादी का मतलब तो शायद जहन में ये भी उनके है कि हर अरब आतंकवादी कैसे हो सकता है, अगर एक परसेप्शन की ही बात की जाए। देवान जी, देखिए, इसमें लगातार जो एक चीज़ हमारे विदेश नीति में जो दिख रही थी कि किन्हीं भी कारणों से वो लगातार इस तरह की घटनाओं को नज़रअंदाज करते रहे। जब डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे जिनका जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका हर पार्टी और हर वर्ग में सम्मान है, उनके साथ भी ये घटना हुई, तब भी हमने उसको चुपचाप नज़रअंदाज कर दिया। अगर शुरू से इस बात को उठाते रहते, प्रोटेस्ट करते रहते, तो शायद यहाँ तक नौबत नहीं आती। उनका भी परसेप्शन बदलता, अमेरिकियों का भी नज़रिया बदलता और एक बेहतर स्थिति में आज हम लोगों के संबंध होते। तो ये कहीं ना कहीं ये नज़रअंदाज करने वाली जो नीति रही है वो भी इसके लिए जिम्मेवार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवान जी आपका, और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज जनता मांगे जवाब में हमारे साथ 3 अहम मसलों पर चर्चा के लिए जुड़े। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जी न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।